गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिस साइड प्रियंका एंड आज हम डिस्कस करेंगे डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स बाय अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इशू करी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 27 अक्टूबर 2023। उसका मैं आपको अटैचमेंट भी नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगी सो एज आपके लिए जो हम अभी चर्चा करेंगे इतनी सारी और थोड़ा समझने के बाद अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी भी आएगी और एनालाइज करने के लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के। चलिए चलते हैं वन बाय वन। क्या इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आप कहते हैं कि प्रियंका डीमैट ऑफ शेयर क्यों करना है, क्यों क्यों जरूरी है, क्यों नहीं करना, नहीं करते तो क्या होगा, इन सब बारे में बात करते हैं। चलिए, हमारी नोटिफिकेशन आई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने GSR 802E। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये नोटिफिकेशन जारी करी है। इन एक्साइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 29 read with section 469 of Companies Act 2013, the central government hereby makes a amendment in the company's prospectus and allotment of securities rule 2014। सर, यहाँ पर अमेंडमेंट की गई है कंपनीज के प्रोस्पेक्टस एंड इशू ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स में 2014 में। क्या अमेंडमेंट की गई है, सुनते ही। The Ministry of Corporate Affairs has recently introduced a new rule that make it mandatory for certain private limited companies to demat their shares by 30th September 2024. This rule applies to all private limited companies except for small companies, nidhi companies, government companies, and wholly owned subsidiaries of public companies। यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि डीमैट ऑफ शेयर्स बाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है और इसमें ये भी क्लियर किया गया है कि आपके पास कब तक का टाइम पीरियड है। 30 सितंबर 2024, दैट इज 18 मंथ्स यू हैव अ ग्रेस पीरियड। और इस रूल ने बहुत ही स्पेसिफिकली ये भी बता दिया है कि भाई दिस रूल इज बीइंग अप्लाइड टू ऑल द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एक्सेप्ट द स्मॉल कंपनी, निधि कंपनी, government companies, wholly owned subsidiary of public companies। अब बात करते हैं कि प्रियंका क्यों ये डीमैट ऑफ शेयर्स आया है, क्यों ये इतना अचानक से एक और बर्डन कंप्लायंस का आ गया कि अगर मेरी कैपिटल 10 लाख भी है, ठीक है, या कब क्या क्राइटेरिया है, कैसे मान लिया जाता है कि मैं स्मॉल कंपनी हूँ या मैं एक होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी हूँ, क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस रूल आने का। मेरी हर वीडियो में एक आपने एक पर्टिकुलर एम सुना जरूर होगा कि हर रूल रेगुलेशन चाहे किसी से भी संबंधित जब होती है, चाहे वो 43B की बात कर रहे हैं या फॉर्म MSME की बात कर रहे हैं या हम कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद पोस्ट कंप्लायंसेस की बात करते हैं या आज मैं आपके सामने डीमैट ऑफ शेयर्स की बात कर रही हूँ, कोई भी नोटिफिकेशन जब गवर्नमेंट लागू करती है उसका हमेशा एम बहुत क्लियर होता है, बहुत ब्राइट विजन होता है और डीमैट ऑफ शेयर का भी मैं ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। The main objective of this rule is to be enhance the transparency, protect investor interest, and improve corporate governance in the private sector. By dematting their shares, private limited companies can benefit from the following advantages. सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि प्राइवेट कंपनीज के डीमैट ऑफ शेयर्स करने से क्या फायदा हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी आएगी, एक प्रोटेक्शन होगी इन्वेस्टर को, एक ट्रांसपेरेंसी इन इंटरनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमारे आएगी और डीमैट ऑफ शेयर करने से ये होगा कि सिक्योरिटीज जो आपकी इश्यू हो रही है या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो रहे हैं तो वो एक ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी होगी, एक प्रोटेक्शन होगी और कुछ अलग और फायदे होंगे जिनका मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। नंबर 1, ईज ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। कि कल को आप डीमैट ऑफ शेयर करने के बाद आप ये कहते हैं कि एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर को ट्रांसफर होने हैं या एक शेयर होल्डर बाय रीजन ऑफ डेथ और एनी अदर रीजन सीज टू बी अ शेयर होल्डर, तो उस केस में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का केस बन जाता है। तो वहां बहुत आसानी होगी क्योंकि जब एक बार लिस्ट हो जाएगा हमारा NSDL या CDSL के डिपॉजिटरी एक्सचेंज पे, तो वहां ऑनलाइन विंडो है, कंपनी से आइडेंटिफाई होगा, कंपनी को एक ISIN नंबर
अलॉट होगा, जिसमें पता चलेगा कि ये शेयर होल्डर मिस्टर ए के पास इतने शेयर्स हैं, मिस्टर बी के पास इतने शेयर्स हैं, और जो भी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज है या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर है वो इजिली वायबल होगा, किसी भी इन्वेस्टर को देखने के लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंसी देगी। नंबर 2, एलिमिनेशन ऑफ अ स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर चार्जेस ऑन शेयर ट्रांसफर्स। अभी तक जो शेयर ट्रांसफर या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स हो रहे थे उसमें स्टैम्प ड्यूटी पे की जाती थी, जितने शेयर्स आप ट्रांसफर करते थे एट द फेस वैल्यू 10 rupees each or the 100 rupees each in your company case, depend on case to case basis। तो जो स्टैम्प ड्यूटी पे की जाती थी, इसका मतलब ये कि कल को जब डीमैट ऑफ शेयर्स हो जाएंगे देन आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करनी, अगर आप ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कर रहे हैं या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कर रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी प्लस पॉइंट। नंबर 3, रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेसल्स। कोई पेपर वर्क नहीं करना, कोई मैनुअल डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट नहीं करने, ऑनलाइन जैसे आप अपने इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट्स को टेक केयर करते हो, लाइक वो सिमिलरली डीमैट ऑफ शेयर्स कंपनी के लिस्टेड एक्सचेंज पे होंगे, और वहां पे बहुत इजीली कोई पेपर वर्क मेंटेन नहीं करना, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं काटने की मुझे नोटरी करवाना है या मुझे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है या and other else the procedure required as per the provisions of Companies Act 13। तो it means कि हम as a promoters हमें हेसल फ्री एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम डीमैट ऑफ शेयर्स को कर लेंगे। एक्सेस टू ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड डिपॉजिटरी सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि नाउ आफ्टर द डीमैट ऑफ शेयर्स चीजें बदल जाएंगी, आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे, और आज के सिनेरियो में मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करती हूँ कि वी आर वेरी कंफर्टेबल टू हैव एन एक्सेस ऑनलाइन, और इजीली हम डीमैट ऑफ शेयर्स को समझ पाएंगे कि कैसे क्या हमारे शेयर्स दिखाई दे रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पेक्ट आ रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पेक्ट आ रहा है, बेटर कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो कोई भी रेगुलेशन या रूल आता है तो वो हमारी बेटर कंप्लायंस को ही डिनोट करता है, तो वी हैव टू बी थिंक पॉजिटिवली एंड हैव अ ग्रेटर विजन। डीमैटलाइजेशन ऑफ शेयर्स बाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को हम बर्डन नहीं समझें, क्योंकि ये हमारा इसमें फायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। और क्या अदर बेनिफिट्स हैं जिसको मैं काउंट करवाऊंगी? अभी आपने सोचा होगा कि हाँ, बहुत से लोगों को पता भी होगा कि डीमैट ऑफ शेयर की नोटिफिकेशन आई और ऐसे ऐसे प्राइवेट कंपनीज को करना भी है। कोई कह रहा होगा कि अरे यार इतनी कंप्लायंसेस तो कर रहे थे, एक और बर्डन हमारे ऊपर आ गया। तो अब मैं आपको बेनिफिट्स गिनवा रही हूँ, ठीक है? इसका मतलब ये है कि विजन अच्छी रखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा और कंप्लायंसेस को फुलफिल करेंगे। द सेफ वे टू होल्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी। डीमैट ऑफ शेयर करने से क्या हो जाएगा कि आप जब शेयर्स आपके डीमैट होंगे तो ऐसा नहीं है कि मेरे शेयर सर्टिफिकेट खो गए या ये फट गया डीमैट ऑफ शेयर, या कुछ और कंडीशन में है कि वो शेयर सर्टिफिकेट एक प्रॉपर कंडीशन में है ही नहीं, क्योंकि डीमैट ऑफ शेयर जब शेयर्स ऑनलाइन लिस्ट हो जाएंगे तो कोई इसको फाड़ तो नहीं सकता, ना ही वो लॉस्ट हो जाएंगे बिकॉज दैट हैव ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फिर आता है कैन बी इजीली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली, जो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर से लिंक है, कि भाई आसानी से आप ये कहते हो कि प्रियंका मिस्टर ए से मिस्टर सी को ट्रांसफर करने हैं शेयर होल्डर्स, या मिस्टर सी से मिस्टर डी को ट्रांसफर करने हैं, तो वी कैन इजीली फॉलो द प्रोसेस। इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑन ऑथराइजेशन, नो स्टैम्प ड्यूटी, वो मैंने आपको बताया ही था, नो रिस्क ऑफ बेड डिलीवरी ऑफ शेयर्स। फेक शेयर सर्टिफिकेट्स, डिलेज, बेड डिलीवरी, मिसिंग सर्टिफिकेट्स, वो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि भाई डीमैट ऑफ शेयर है तो उसको कोई फाड़ नहीं सकता, उसको कोई खो नहीं सकता, और सिक्योरिटी है, तो ऑब्वियस आई एम इन फेवर ऑफ दिस नोटिफिकेशन दैट इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। पेपर वर्क के बारे में तो बता ही दिया कि रिड्यूस पेपर वर्क है, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड लीगल कॉस्ट, एब्सोल्युटली, क्योंकि डीमैट ऑफ शेयर्स जब एक बार हो जाएंगे तो मुझे कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करनी, मुझे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल्स पे फॉलो नहीं करने, मुझे कोई एक्सेसिव कॉस्ट कोई नहीं पे करनी, इवन वन शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड, इजी मेंटेनेंस ऑफ ओनरशिप इंफॉर्मेशन एंड चेंज टू एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर। ऑटोमेटिक क्रेडिट टू अकाउंट ऑन स्टॉक स्प्लिट और बोनस, कि अगर स्टॉक स्प्लिट होता है या बोनस शेयर्स इश्यू होता है तो इमीडिएटली एक्सेस हो पाएगा। इसका मतलब ये चीजें जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। इसका सिर्फ ये नहीं है कि मैनुअल शेयर से क्या फर्क, फिजिकल शेयर होने से डीमैट ऑफ शेयर्स होने तक का सफर जो है वो क्यों जरूरी है, और उससे क्या एक प्रमोटर को ईज होगी और क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या एनालिसिस होगा। तो सिंगल डीमैट अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर कैन होल्ड मल्टीपल सिक्योरिटीज, बेटर ट्रांसपेरेंसी ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये हमारे हो गए फायदे
कि भाई डीमैट ऑफ शेयर करने से ये फायदे होते हैं। अब आ जाते हैं कि अभी तो प्रियंका आपने ये बताया कि नोटिफिकेशन जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर ये नोटिफिकेशन लागू हुई 2023 अक्टूबर के अंदर। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के ऊपर तो 2018 से नोटिफिकेशन थी कि भाई अपने फिजिकल शेयर्स को आप डीमैट कीजिए, एंड देन अकॉर्डिंगली चाहे आपके इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, देन यू विल ट्रांसफर देम टू अ डीमैट ऑफ शेयर्स, राइट। अब प्राइवेट कंपनीज के लिए डाल दी गई कि नोटिफिकेशन कि प्राइवेट कंपनीज को भी करवाना है, स्मॉल कंपनीज में नहीं आएगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि स्मॉल कंपनी क्या है। स्मॉल कंपनी के बारे में भी अभी हम बताएंगे कि वन बाय वन प्राइवेट कंपनीज हैं एक्सेप्ट स्मॉल कंपनी, निधि कंपनी, होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनीज, ठीक है, इनको रिलैक्सेशन है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डू द डीमैट ऑफ शेयर, ठीक है। अब नाउ क्या चैलेंजेस हम लोग फेस करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को, क्योंकि अभी तक तो नॉर्मल इनकम टैक्स ऑडिट है, आरओसी फाइलिंग्स है, रिक्विजिट फॉर्म्स हैं, एओसी 4, एमजीटी 7, फॉर्म एमएसएमई और डीपीटी 3 और एनी फॉर्म दैट इज रिक्विजिट एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13 वो फॉर्म फाइल करते थे। नाउ द प्राइवेट कंपनीज नीड टू बी फॉलो दिस compliance and the period given, the grace period 30th September 2024, and some of the possible repercussions are there that will be a great challenge to the private limited companies and their own shareholders. One by one, please have a look. Requirement of opening a डीमैट अकाउंट, ऑब्वियस है कि अब फिजिकल शेयर से जब डीमैट ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं तो वी नीड टू बी ओपन अ डीमैट अकाउंट्स विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स लाइक एनएसडीएल और द सीडीएसएल। आपका एक स्टॉक एक्सचेंज पे डीमैट आपको प्रोसेस करना है, पेइंग एनुअल मेंटेनेंस फीस, then need of updating the shareholder pattern and share capital detail with the registrar of companies and the depository. Number 3, restriction on issuing or transferring the shares in physical form after the deadline. इसका मतलब ये है कि आफ्टर द 30th सितंबर 2024 आप कोई शेयर्स को इशू या ट्रांसफर जो है फिजिकल उसमें फॉर्म में नहीं करेंगे। यू नीड टू बी हैव ऑन ऑनलाइन डीमैट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। पेनल्टीज भी है फॉर द नॉन कंप्लायंस, वो तो पता ही है, कोई भी कंप्लायंस अगर हम किसी भी एक्ट या अथॉरिटी का ओवररूल करते हैं तो उसकी नॉन कंप्लायंस की अपनी पेनल्टी आती है, और हम इस बारे में नहीं सोचेंगे पेनल्टी, क्योंकि हमें तो कंप्लायंस को पूरा करना है। और आप सभी के पास मेरा ये मैसेज जा रहा है कि कंप्लायंस को कभी भी हम बर्डन नहीं माने, विच द पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लायंस विद द रूल विच में इंक्लूड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, फ्रीजिंग ऑफ शेयर्स और कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट। इसका मतलब ये है कि आप कहते हैं कि प्रियंका डीमैट ऑफ शेयर नहीं करने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, पेनल्टी जो आएगी हम पे कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इससे और भी क्या इफेक्ट आएगा, आप डायरेक्टर्स जो इस कंपनी के होंगे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, शेयर्स फ्रीज कर दिए जाएंगे, आप इशू नहीं कर सकते शेयर, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर पॉसिबल नहीं है, कैंसिलेशन हो जाएगी अलॉटमेंट। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि अभी भी कुछ ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना कि आफ्टर डेडलाइन आप फिजिकल शेयर्स को कर सकते हैं, तो आंसर इज नो। Therefore, private limited companies and their shareholders should take timely steps to be comply with the rule and demit their shares before the deadline. They should also consult their legal and financial advisor to understand the implications of the dematerialization of shares by the private limited companies. Demat of shares is a significant change that will affect the way the private limited companies operate and interact with their shareholders. It is important to be aware of the rule and its repercussions and prepare accordingly. इसका मतलब ये है कि now the February comes to be an end. तो मेरी आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हैव अ लुक ऑन द compliance, take a big breath and analyze this compliance, because after 30th September unnecessary you need to be face the repercussions, the penalties or other necessary actions by the government, Ministry of Corporate Affairs. MC has allowed a private limited companies a grace period 18 months. वो हमारी शुरुआत में ही बात हुई, 30th September is being a deadline. We need to be demat shares in accordance with this compliance. नॉन एप्लीकेबिलिटी, अब बात करते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी की। जैसा मैंने कहा कि बात करते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में, कि अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि स्मॉल कंपनी के लिए है, फिर क्वेश्चन आया कि स्मॉल कंपनी क्या है, तो अब उस बारे में आ रहे हैं।
Non-applicability, it is important to note that the requirement for dematerialization of shares doesn't apply to a specific type of companies, including number one, Nidhi companies, number two, government companies, number three, wholly owned subsidiaries of public companies, and last, small private limited companies. The new regulations are applicable to public limited companies from October 2, 2018 and non-small private limited companies from 30th September 2024. क्या कह दिया गया? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए तो नोटिफिकेशन 2 अक्टूबर 2018 में इश्यू हो गई थी कि भाई आपको जो है तब डीमैट करना है, और नॉन स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए क्या डेडलाइन है? 30 सितंबर 2024। स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं? क्या पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी है? बिल्कुल भी नहीं। Public company is being a public company, it doesn't comes onto small company as per the provisions of the Companies Act 13. फिर small company किसको कहते हैं? Paid up share capital of which doesn't exceed 4 crore rupees or such higher amount as the case may prescribed. And number two, turnover of such which as per the profit and loss account for the immediately preceding financial year doesn't exceed the 40 crore rupees or such higher amount as may be prescribed. इसमें क्या कह दिया गया? स्मॉल कंपनीज बेसिकली भाई सीधा सा चेकलिस्ट है, टिक टिक करो। पेड अप कैपिटल 4 करोड़ और लेस, यस या नो। नंबर टू, टर्नओवर 40 करोड़ और लेस, टिक करो। इफ नॉट देन यू आर बीइंग अ स्मॉल कंपनी। अगर आपके 4 करोड़ से अबव है पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर अगर आपकी 40 करोड़ से एक्सीड करती है, देन यू नीड टू बी फॉलो दिस कंप्लायंस बाय 30 सितंबर 2024। फिर बात करते हैं प्रोवाइडेड दैट nothing contained in this clause shall be applied to holding company or subsidiary company, number one, or B, a company registered under the section 8 or a company or body corporate governed under the special act। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी गई इसके अंदर। उसने ये तो इसमें ये बताया अभी नॉन एप्लीकेबिलिटी स्मॉल कंपनी के लिए कि भाई आपकी अगर 4 करोड़ या उससे कम पेड अप कैपिटल है या टर्नओवर आपकी 40 करोड़ या उससे कम है, तो आप स्मॉल कंपनी है, आप सेफ हो। दीदी कंपनी है, गवर्नमेंट होली ओन सब्सिडरी कंपनी है पब्लिक कंपनी की, आप सेफ हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो स्मॉल कंपनी नहीं है, होल्डिंग कंपनी है या किसी की सब्सिडरी कंपनी है, नंबर वन। नंबर टू, जो कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर है, सेक्शन 8 मतलब जो चैरिटेबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, it being just like a society or trust but it is having a status under a as a private limited company, सेक्शन 8 कंपनी को भी इस दायरे में ला दिया गया। इसका मतलब हम ये नहीं माने, और सेक्शन 8 कंपनी वो लिमिटेड बाय शेयर्स, इट मीन्स कि दिस कंप्लायंस इज बीइंग एप्लीकेबल टू द होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो की बात हो रही है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, और नंबर 3 कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट आपकी गवर्न करती है, एस्टैब्लिश होती है स्पेशल एक्ट में, तो उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उसको अपने डीमैट शेयर्स करवाने पड़ेंगे। टाइम है 30 सितंबर 2024। विच कंपनीज आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू डीमेटेरियलाइज? इसको हमने नंबर वन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, नंबर टू नॉन स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, नंबर 3 सेक्शन 8 कंपनी, बहुत ध्यान से सुनिए, नंबर 4 सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन और इंडियन कंपनी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी सब्सिडरी कंपनी है, उसकी होल्डिंग कंपनी आउटसाइड इंडिया है, तो उसको भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई, उसके ऊपर एप्लीकेबल है। फिर आती है फिफ्थ प्रोड्यूसर कंपनी, नॉन स्मॉल, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन स्मॉल। तो ये 6-7 एंड लास्ट इज होली ओन सब्सिडरी ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो इन सबको 7 कैटेगरीज ऑफ कंपनीज को मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू गेट द डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स। अब क्वेरी बहुत स्मॉल हो सकती है, लेकिन मतलब तो पता होना चाहिए। डीमैट की बात करे जा रहे हैं इतनी देर से, डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स बाय द कंपनीज प्राइवेट, नॉन स्मॉल, पब्लिक कंपनी, सब्सिडरी ऑफ फॉरेन और इंडियन कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या फिर सेक्शन 8 कंपनी या डोरमेंट कंपनी दैट इज नॉन स्मॉल कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी दैट इज नॉन स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। डीमैट ऑफ शेयर का मतलब ही क्या है, थोड़ा बताएं इस बारे में।
Demat of share is the process of converting a physical securities such as a share certificates into the electronic form or storing them in a depository account. इसका मतलब डीमैट ऑफ शेयर बेसिकली है कि जो आपके सामने फिजिकल शेयर्स सर्टिफिकेट रखे हैं वो अब आपके जो है इलेक्ट्रॉनिकली डीमैट ऑफ शेयर्स ऑनलाइन हो जाएंगे, फिजिकल प्रेजेंस में, फिजिकल अपीयरेंस में नहीं होंगे. इट शुड बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म and storing them in a depository account. Why is demat of shares mandatory for the private companies? इसके बारे में हमारी चर्चा हो गई. ऑब्जेक्टिव्स इतने सारे में मैंने आपको एडवांटेजेस बताई. क्या रीजन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का इस नोटिफिकेशन को लागू करने के लिए? एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, मिनिमल पेपर वर्क, रिड्यूस रिडक्शन इन स्टैम्प ड्यूटी, हेसल फ्री एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, रिड्यूस फ्रॉड and facilitate the transfer and issuance of securities. So that is a prime reason why is being a demat of shares applicable for the private limited companies. फिर आ जाता है कि which private companies are required to demat their, ये एक FAQs हो गया कि अभी तक जो हमने समझा, अब आगे हम FAQ के थ्रू आपको अंडरस्टैंड दोबारा मैं करवाने की कोशिश कर रही हूँ, वो हमने क्लियर किया ही. Private companies that are not classified as a small company as of the end of the financial year ending on or after the 31st March 2023 are required to demat their shares. Small companies are those with turnover not exceeding 40 crores and paid up capital not exceeding 4 crores. इसका मतलब वही है कि प्राइवेट कंपनीज दैट आर नॉट अ स्मॉल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर डीमैट ऑफ शेयर्स आफ्टर 31st March 2023 whose deadline is 30th September 2024. By when do private companies have to demat their shares? So we have already discussed in very detail. The deadline is being 30th September 2024. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर कोई नोटिफिकेशन रूल रेगुलेशन आती है तो उसकी पेनल्टी नॉन कंप्लायंस क्या होती है इसकी हमें बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए. इफ अ प्राइवेट कंपनी फेल्स टू डीमैट इट्स शेयर्स बाय 30th September 2024 then it will not be able to make any offer for issue of securities or buyback of securities issued or issue a bonus share or right offer unless all the securities held by the promoters, डायरेक्टर्स, की मैनेजरियल पर्सनल्स हैव बीन डीमैटेरियलाइज्ड. भाई सीधा सीधा साफ अक्षरों में बोल दिया कि भाई जो प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं है, डीमैट ऑफ शेयर्स अगर नहीं करते 30 सितंबर तक तो क्या क्या हो जाएगा, वो कोई इश्यू ऑफ सिक्योरिटी नहीं कर पाएंगे, कोई राइट इश्यू नहीं होगा, कोई बोनस इश्यू नहीं होगा, कोई भी आप जितने भी चाहे वो प्रमोटर्स ने हेल्ड की हो शेयर्स, की मैनेजरियल पर्सनल ने करे हो, डायरेक्टर्स ने करे हो शेयर्स. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैव एक्टिवली get this compliance complete. Also, any holder of securities of such company who interacts to transfer or subscribe to any securities on or after the due date must dematerialize their shares, their securities before the transfer or subscription. इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर या सब्सक्रिप्शन करने से पहले आपको डीमैट तो करवाना पड़ेगा, बिल्कुल करवाना पड़ेगा. How can a private company demat its shares? अब क्वेश्चन आता है कि आपने प्रियंका ये तो बता दिया कि डीमैट ऑफ शेयर एप्लीकेबल है प्राइवेट कंपनीज की जो स्मॉल कंपनी में नहीं आती है, और उसके अलावा द सब्सिडरी कंपनी ऑफ फॉरेन और इंडियन कंपनी, द प्रोड्यूसर कंपनी और द सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, द डोमेन कंपनी दैट इज नॉट अ नॉन स्मॉल कंपनी, तो उन कंपनीज को तो करना ही है, पब्लिक कंपनी को तो पहले से ही है. A private company can demat its shares by making an application to the depository. डिपॉजिटरी की बात हो रही है यहाँ पर NSDL की या CDSL स्टॉक एक्सचेंज की, एंड सिक्योरिंग एन इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, कि जब आप डीमैट ऑफ शेयर्स कर लेंगे तो कंपनी के पास एक ISIN नंबर जनरेट हो जाएगा जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी. ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी से क्या मतलब है कि अगर आपकी कंपनी में इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, शेयर वारंट्स हैं, तो इस टाइप ऑफ सिक्योरिटी के लिए जब आप कंपनी को डीमैट अप करवाएंगे डिपॉजिटरी पे, CDSL या NSDL पर, तो आपकी कंपनी को एक इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट हो जाएगा फॉर इस टाइप ऑफ सिक्योरिटी. उस ISIN नंबर से आप
का सिक्योरिटी आइडेंटिफाई होगा कि हाउ मच शेयर्स आर देयर इन दिस कंपनी एंड हु आर द प्रमोटर्स और वो द डायरेक्टर्स और द की मैनेजरियल पर्सनल who held the securities. The company must also notify all its existing security holders of this facility and assist them in dematerializing these securities. The company must also amend its article of association to enable the demat of share and comply with the provisions of Companies Act 2013. इसका मतलब ये है कि जब हम डीमैट ऑफ शेयर्स की प्रोसेस को इनिशिएट करने जा रहे हैं तो अपने कंसल्टेंट की हेल्प के थ्रू एओए को एनालाइज करें कि क्या वहाँ पर एओए को रेक्टिफाई अमेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोविजन के अकॉर्डिंग कंप्लायंस नहीं रहना चाहिए जिससे कि डीमैट ऑफ शेयर भी कर लिया, कुछ ना कुछ कंप्लायंस का लूप होल रह जाए जो एक रेगुलेशन के अगेंस्ट है। लास्ट हमारा आता है कि व्हाट इफ डीमेटेरियलाइजेशन इज नॉट डन। लास्ट आता है कि व्हाट इफ डीमेटेरियलाइजेशन इज नॉट डन, कि डीमैट अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। पहली बात तो ये होगी कि डीमैट क्यों करना है, कैसे करना है, क्या आइडेंटिफिकेशन, क्या नंबर जनरेट होगा, उससे क्या हम देख पाएंगे। एंड लास्ट इज जिस पेनल्टी और नॉन कंप्लायंस की हम बात कर रहे हैं, there is a no specific penalty specified under section 29 of the Companies Act 2013 and therefore the penalty as per section 450 of the Companies Act 2013 will apply. section 29 में तो देखो कहीं नहीं लिखा कंपनीज एक्ट के कि क्या पेनल्टी होगी कि भाई जब आप डीमैट ऑफ शेयर्स नहीं करवाओगे, इतना रेगुलेशन, इतना एनालिसिस के बाद भी, जानकारी के बाद भी कंप्लायंस को इग्नोर कर देंगे तो क्या होगा। सेक्शन 450 है कंपनीज एक्ट 13 का जो हमें बताता है कि अगर आप डीमैट नहीं करते तो क्या होगा। As per section 450 of the Companies Act 2013, every company and every officer of the company who is in default will be liable to be a penalty of rupees 10,000. I'm again repeating the penalty of rupees 10,000. In case of continuing contravention, the penalty shall be levied per day of rupees 1,000 after the first, during which contravention continues, subject to maximum of rupees 2,50,000 in case of company. I'm again repeating, the maximum penalty is 2,50,000 in case of company and 50,000 in case of every officer and who is in default of any other person. इसका मतलब मिनिमम पेनल्टी है 10,000। अगर हमारी इसी तरीके से कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन रही देन 1,000 पर डे चलती रहेगी, पेनल्टी एडिशन होता रहेगा। और मैक्सिमम पेनल्टी कंपनी के ऊपर 2.5 लाख की मैक्सिमम पेनल्टी है और 50,000 पेनल्टी ऑन एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। तो आई थिंक, आई होप एंड दिस जो नोटिफिकेशन हमारी ये आई है इसमें हमने अच्छे से एनालिस किया है कि कौन सी प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी को अपने डीमैट ऑफ शेयर्स करवाने हैं। हमें ये भी क्लैरिटी आ गई कि स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं, कि क्या मैं स्मॉल कंपनी में फॉल कर रही हूँ सो मैं रिलैक्स हो पाऊंगी इस डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर की कंप्लायंस से, कि क्या मैं अगर सब्सिडरी हूँ या होल्डिंग कंपनी हूँ तो मुझे करना है या नहीं करना। तो आंसर इज यस, करना है। होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी भी हूँ और सब्सिडरी कंपनी अगर मैं फॉरेन या इंडियन कंपनी की हो देन इवन आंसर इज यस, आई नीड टू बी डीमैट ऑफ शेयर्स। एंड लास्टली, डीमैट ऑफ शेयर्स की कंप्लायंस को अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो सेक्शन 450 ने बता दिया कि अगर हम इस कंप्लायंस को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या नुकसान रहेगा, पेनल्टी क्या रहेगी, मैक्सिमम पेनल्टी हमारी कितनी होगी और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, फ्रीजिंग ऑफ शेयर्स, आप कोई ट्रांसफर या ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज का नहीं कर पाएंगे, कोई इशुएंस ऑफ शेयर सिक्योरिटीज नहीं कर पाएंगे। और रीजन भी हमारा बहुत क्लियर हो गया है कि क्यों ये नोटिफिकेशन आई, क्या इसका ऑब्जेक्टिव रहा, क्या क्या इसका इम्पेक्ट पड़ेगा अगर मैं डीमैट ऑफ शेयर्स अपने 30 सितंबर 2024 तक करवा लेती हूँ। एंड एक मेरा मैसेज है लास्टली जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अभी हमारा फरवरी चल रहा है एंड 31 मार्च के बाद, हाँ आप लोगों को मेरे से ज़्यादा बेटर पता है कि इतनी सारी कंप्लायंसेस ऑलरेडी हम फॉलो करते हैं कि कोई एलएलपी है तो उसके 31 जुलाई इज बीइंग डेट फॉर फाइलिंग का इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ अ कंपनी। आरओसी फॉर्म्स फाइल करते हैं एलएलपी के तो 30 मई 30 अक्टूबर इज बीइंग द डेट। केवाईसीज होते हैं डायरेक्टर्स के देन 30 सितंबर इज बीइंग अ डेडलाइन। और अगर डीपीटी 3 है या कोई और अदर फॉर्म की कंप्लायंस है तो उसकी भी रिस्पेक्टिव ड्यू डेट है जो एक कॉर्पोरेट एसएससी को तो फॉलो करना ही होगा।
और नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज के लिए भी गाइडलाइंस है। और कंसल्टेंट्स के थ्रू आप एक हेसल फ्री कनेक्ट कर कर कंसल्टेंसी लें और अपनी कंपनीज पे कंप्लायंस अगर एप्लीकेबल है तो आप एक कंफर्टेबल होकर, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज को पूरा करना, समझना, रिव्यू करना, डॉक्यूमेंट पे जब हम साइन करके दे रहे हैं तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर इन माइंड एंड कि कोई हमारा डॉक्यूमेंट कुछ गलत नहीं जा रहा डीमैट ऑफ शेयर्स के लिए। और जब कंप्लायंस कंप्लीट हो जाए तो अपने कंसल्टेंट की हेल्प के थ्रू वो प्रॉपर रिकॉर्ड अपने पास रखें। एंड stay tuned as with legal updates coming at channel legal updates hashtag #ATCPL। एंड आई होप मैंने आपको सारी चीज़ों की जानकारी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है और जो मोटिव है वो बहुत ही क्लियर है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और कंप्लायंस को पूरा कंप्लीट करना है अपने कंसल्टेंट के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी।